हेलो एवरीबॉडी। आज हम विज्ञान का दूसरा अध्याय जल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व, पेयजल, आसुत जल, जल के भौतिक गुण, समुद्री जल का खारापन, जल का असंगत व्यवहार, कठोर एवं मृदु जल, जल चक्र, जल प्रदूषण एवं वर्षा जल संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी गर्मियों के मौसम में आपने अपने आसपास समाचार पत्रों में जल संकट के विषय में पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट का कारण क्या है? आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। इस पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में पाया जाता है। 2% हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर पाया जाता है। शेष 1% जो है वो नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो जल पाया जाता है उसे ही हम भूमिगत जल कहते हैं। इसी भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं। वायुमंडल में भी जल मौजूद होता है। वायुमंडल में जल जल वाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में पाया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में पृथ्वी पर जल की उपलब्धता को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं जो नीले कलर से दर्शाया गया है वह महासागरों में उपस्थित जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 97% भाग महासागरों में होता है। मतलब पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का सबसे अधिक महासागरों में पाया जाता है। दूसरे में आप देख सकते हैं जो बैंगनी कलर से दर्शाया गया है वह हिमखंडों में उपस्थित जल है जो ध्रुवीय चोटियों पर पाया जाता है। यह जो है पृथ्वी का उपलब्ध जल का मात्र 2% है। आप देख सकते हैं चित्र में जो पीले कलर से दर्शाया गया है पृथ्वी पर अन्य स्रोतों का जल है, जैसे नदियों, झीलों, तालाबों तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाला जल है। यह केवल 1% होता है। इसी अन्य स्रोतों के जल का ही उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए करते हैं। जैसा कि चित्र में हमने देखा कि महासागरों में पृथ्वी के उपलब्ध जल का सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, किंतु हम महासागरों के जल का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। इसका कारण है महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ, जिसे हम लवण कहते हैं, अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही जल खारा हो जाता है। इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़ा धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में जो जल पाया जाता है वह शुद्ध तो होता है, किंतु इसका भी आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो है हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में मौजूद रहता है।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर के बराबर है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। अब हम जानेंगे जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। आप सभी जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में जल का क्या क्या उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम खाना बनाने, कपड़ा धोने, सिंचाई करने के लिए तो जल का उपयोग करते हैं, पर जल सभी जीवों का एक अनिवार्य घटक भी है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर का जितना भी भार है उसमें 70% जल है। आप देखेंगे सारणी में विभिन्न जंतुओं, वनस्पतियों तथा उनके उत्पादों में उपस्थित जल की लगभग प्रतिशत मात्रा को दर्शाया गया है। जैसे सबसे पहला है हाथी। हाथी में भार के अनुसार उसमें जल की लगभग प्रतिशत मात्रा 80% होती है। वहीं पेड़ में 60% होती है। ब्रेड में 30% पानी की मात्रा होती है। दूध में सबसे ज्यादा 95% पानी की मात्रा होती है। वहीं टमाटर में 90%, संतरे में 85% और आलू में 80% पानी की मात्रा होती है। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर की विभिन्न क्रियाएं इसी जल के माध्यम से चलती हैं। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उस पचे भोजन के संवहन के लिए जल आवश्यक होती है। हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पसीना जब निकलता है तो उसके साथ हमारे शरीर की जो गर्मी होती है वह भी उसके साथ बाहर निकलती है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं उचित रूप से चलती रहे, उचित रूप से संचालित हो सके। पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए। पौधों में बीजों के अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आपको लेना है मूंग के बीज, कटोरी, पानी, कपड़ा, मिट्टी। एक कटोरी में मूंग के बीज लेकर उसमें पानी डाल दें और कुछ घंटे के लिए जल में भीगने दें। अब भीगे हुए बीजों को जल से निकालकर एक कपड़े में बांध दें। इसी प्रकार एक अन्य कपड़े में सूखे हुए मूंग के बीज लेकर उसकी पोटली बना लें। भीगे बीजों वाली पोटली को लगातार गीला बनाए रखना है।
3-4 दिनों के बाद दोनों पोटली की बीजों की तुलना करें। आप देखेंगे कि गीले बीजों वाली की पोटली में बीजों में अंकुरण निकल आए हैं, जबकि जो सूखे बीज वाली पोटली है उन सूखे बीजों में कोई भी अंकुरण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है। पौधों में बीजों के अंकुरण के साथ साथ पौधों की वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक है। इसे समझने के लिए अंकुरित बीजों को 2 भाग करके उन्हें अलग अलग स्थान क और ख पर सूखी मिट्टी में बो दे। क स्थान के बीजों को प्रतिदिन पानी से सींचिए, जबकि ख स्थान पर पानी नहीं डालना है। 2-3 दिन पश्चात आप पाएंगे कि क स्थान के बीजों में वृद्धि हो गई है और उससे पौधे बन गए हैं, जबकि ख स्थान के बीज यद्यपि अंकुरित थे फिर भी उनमें वृद्धि नहीं हुई, वहां पौधा नहीं बना। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि पौधों में वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। आप यह भी जानते हैं कि पौधों की जड़ें जल में विलेय खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इसका मतलब यह है कि पौधे की जड़ें ही जल को अवशोषित करती है। साथ ही पौधे की जो हरी पत्तियां होती है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया कर भोजन बनाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे जलीय पौधों जंतुओं के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास है। वो जल के अंदर ही रहते हैं। जल में रहने वाले जंतु और पौधे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं तथा जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अब आपको इस सारणी को हल करना है। इस सारणी में जलीय जीवों के बारे में भरना है। जैसे जलीय जीव में सबसे पहला दिया गया है जलीय पौधे, उसका उदाहरण भी दिया गया है पहला कमल। और आपको अपने आसपास तालाब में, नदियों में या समुद्रों में जो जो जलीय पौधे पाए जाते हैं उनको लिखना है। उसी प्रकार दूसरे में दिया है जलीय जंतुओं का उदाहरण। यहाँ पे दिया है जलीय जंतु का उदाहरण मछली और आपको और अधिक उदाहरण लिखना है। तीसरा दिया है जलीय सूक्ष्मजीव। जलीय सूक्ष्मजीवों में उसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, युग्लेना। ऐसे ही आपको इसका और उदाहरण ढूंढकर लिखना है।